स्वागत दोस्तों आपका चैनल से के सामने मोदी चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ किए जा रहे अन्याय को लेकर लगातार बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। ऐसे में एक बड़ी जानकारी सामने आई है, बताएंगे कैसे एक नए मुद्दे के ऊपर 11 से ज्यादा भाजपा के पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। बताएंगे कौन कौन से पोस्ट पर ये मौजूद थे और कौन से मुद्दे को लेकर अचानक से इन्होंने 11 भाजपा पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ बताएंगे कैसे शिंदे को लेकर बीजेपी के नेता के बयान के बाद एक नए तरीके का बवाल मचा पड़ा है दोस्तों। कैसे बीजेपी का वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का करीबी है दोस्तों, शिंदे का अस्तित्व मिटाने की धमकी देते हुए एक नए तरीके का विवाद खड़ा किया गया है। इसी के साथ में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर इस्तीफे को लेकर नई अपडेट आई है। साथ साथ दोस्तों आज की सारी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी को सपोर्ट करने वाले सभी लोगों के भ्रम धीरे धीरे करके टूटते जाएंगे तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेकर जबरदस्त तरीके की नाराजगी बढ़ गई दोस्तों। कारण अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ में दुर्व्यवहार करना था और ऐसे में संत समाज के लोग बीजेपी को आईना दिखाते हुए लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। और दूसरी ओर एक और मुद्दे को लेकर जबरदस्त तरीके का विवाद शुरू हो चुका है दोस्तों। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा दिया है और ये बीजेपी के कोई नॉर्मल कार्यकर्ता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, यानी किसी न किसी पोस्ट पर मौजूद है। ये सबके सब लोग शंकराचार्य को लेकर हुए विवाद के बाद अब यूजीसी के मामले को लेकर अपना इस्तीफा दे रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर जिला भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दिया है। जिला बीजेपी के कुम्हरवा मंडल के मंडल महामंत्री अंकित तिवारी ने यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के कानून के विरोध में अपना इस्तीफा दे दिया है। कुम्हरवा मंडल के मंडल महामंत्री अंकित तिवारी के साथ 10 अन्य पदाधिकारियों ने भी सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। 169 विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के टोटल 11 पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा दिया है दोस्तों और आरोप लगाया है कि पार्टी पूरी तरीके से अपने मुख्य एजेंडे से भटक चुकी है। तिवारी ने यूजीसी कानून को लेकर फैसले को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से विनाशकारी क्रिया बताते हुए कहा कि भविष्य के लिए यह हानिकारक होगा। अंकित तिवारी ने कहा कि हमारे विचारों का मिशन खोखला हो रहा है, इसलिए मैं अपने पोस्ट से त्यागपत्र दे रहा हूं और पार्टी में अब कोई काम नहीं करूंगा। आपको बता दें कि यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 15 जनवरी 2026 को पूरे देश के अंदर नए नियम लागू किए थे। इसका सीधा सा मकसद कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेदभाव को खत्म करना था। यूजीसी चाहता है कि किसी भी छात्र के साथ उसके जाति, जेंडर या बैकग्राउंड के आधार पर कोई भी बुरा बर्ताव ना हो। 2012 के पुराने नियम को बदला गया, लेकिन अब जो नियम बदले गए उसमें एक छोटी सी बात ऐड कर दी गई दोस्तों, यानी पहले जनरल कैटेगरी के लोगों का नाम भी लिस्ट में था लेकिन उनका नाम हटा दिया गया। इसका सीधा मतलब जनरल कैटेगरी के लोग मान रहे हैं कि उनके खिलाफ ये कानून है और इसके बाद से स्पेशल सेल जो यूजीसी के नोटिफिकेशन के बाद बनाई जाएगी, जिसको इक्विटी सेल बोला जा रहा है, इसमें एक भी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति मौजूद नहीं रहेगा। तो यह विवाद का एक और बड़ा कारण है और कई तरीके के और भी मुद्दे हैं इस पूरे मामले पर, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है दोस्तों। और शंकराचार्य से जुड़े विवाद के बाद अब एक और मामले पर इस्तीफे आने शुरू हो गए हैं दोस्तों, बल्कि थोक में इस्तीफे आने शुरू हो गए हैं। इससे पहले श्याम सुंदर त्रिपाठी बीजेपी किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष की ओर से इस्तीफा दिया गया था और मृगेंद्र उपाध्याय बीजेपी के पार्टी किस दस्ता से इस्तीफा देते हैं, सोनू कुमार सिंह ने अपना इस्तीफा दिया जो कुशीनगर मंडल के कार्यकारी समिति के मेंबर थे दोस्तों, और राकेश शर्मा बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के 377 से अपना इस्तीफा दे दिया दोस्तों। धीरे धीरे करके अभी इस पूरे मामले को लेकर अभी शुरुआती चर्चाएं चल रही है। जब मामला और ज्यादा फैलेगा तो और ज्यादा एक मुश्त इस्तीफे देखने को मिलेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें महाराष्ट्र की राजनीति में उस वक्त नए तरीके का बवाल खड़ा हो गया दोस्तों, जब महाराष्ट्र की राजनीति में गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के मौके पर एक सियासी धमाका हुआ। दरअसल एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में गठबंधन जो बनी हुई है उसका नींव हिल चुका है, इस तरीके का बयान आया है। बीजेपी के कद्दावर नेता और राज्य के मंत्री गणेश नाइक ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना उन पर जो हमला बोला है वो किसी खुली जंग के ऐलान से कम नहीं है। ठाणे जिले के अंदर एकनाथ शिंदे का दबदबा माना जाता है दोस्तों। ठाणे जिले जिसमें एकनाथ शिंदे का अभेद किला माना जाता है, वहां खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के मंत्री गणेश नाइक ने हुंकार भरते हुए बिना नाम लेते हुए पार्टी आला कमान को लेकर दावा किया, यानी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को लेकर वो कहते हैं कि मुझे अपने पार्टी के आला कमान से जिस दिन हरी झंडी मिल जाएगी उस दिन शिवसेना प्रमुख का राजनीतिक अस्तित्व ही मिट जाएगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब महायुति के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है दोस्तों। चाहे बीएमसी के चुनाव की बात करें या फिर कल्याण डोंबिवली की बात करें, ठाणे की बात करें या किसी और महानगर पालिका की बात करें, हर जगह दोनों पार्टियां एक दूसरे के आमने
सामने खड़ी है और ऐसे में नाइक ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी कि अगर बीजेपी के लोग यानी भारतीय जनता पार्टी आला कमान उनको आदेश दे दे तो वो तुरंत शिंदे को अलग अलग क्षेत्रों से पूरी तरीके से उनका अस्तित्व खत्म कर देंगे। यानी दोस्तों ठाणे जिले जो गृह जिला है यानी उनका घर है शिंदे का, वहां जाकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता नाइक ये बोल रहे हैं कि अगर उनको आदेश मिलता है तो वो तुरंत अस्तित्व खत्म कर देंगे। दोस्तों ऐसे में गणेश नाइक और शिंदे के बीच में नवी मुंबई से लेकर ठाणे और कल्याण डोंबिवली क्षेत्रों के अंदर दबदबे को लेकर पुरानी रंजिश है। इस बार नाइक के तेवर पहले से कुछ ज्यादा सख्त नजर आए। उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और उनके कार्यकर्ता फिलहाल पार्टी के आदेश पर काम करते हैं और अपनी नाराजगी को दबाए बैठे हैं। अब शिंदे गुट के सबसे बड़े नेता के ऊपर अटैक किया गया तो उनकी पार्टी के लोग भी कैसे चुप बैठते। तो अब शिंदे गुट की ओर से जवाब देते हुए महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने मोर्चा संभालते हुए नाइक को करारा जवाब दिया। सरनाइक ने कहा कि कोई कितना भी बोले एकनाथ शिंदे आज महाराष्ट्र के सबसे मजबूत नेताओं में से एक है। उन्होंने दावा किया कि ठाणे हमेशा से शिवसेना एकनाथ शिंदे का गुट रहा है और आगे भी रहेगा। एकनाथ शिंदे व उनके बेटे श्रीकांत शिंदे ने इसे और भी ज्यादा मजबूत किया है। शिंदे गुट की तरफ से कहा गया कि बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन शिंदे ने विधानसभा और विधान नगर के चुनाव में यानी नगर निगम के चुनाव में खुद को साबित किया है कि वे राज्य के दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। अब इस जुबानी जंग को लेकर बीजेपी शिवसेना के कार्यकर्ताओं में भी तीखी तलखी देखने को मिल रही है। ऐसे में दोस्तों अगर शिंदे की पार्टी को आप देखेंगे तो शिंदे अपनी पार्टी को बाला साहब ठाकरे के तर्ज पर चलाना चाहते हैं, यानी एक तरीके से तानाशाही के आधार पर उनकी पार्टी चलना चाहती है और तानाशाही में हमेशा एक व्यक्ति का दबदबा रहता है और एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ही पूरी पार्टी होती है। ऐसे में शिंदे अगर बाला साहब ठाकरे के आधार पर अपनी पार्टी चलाना चाहते हैं तो शिंदे को अपनी पार्टी में सबसे बड़ा नेता होकर रहना पड़ेगा, यानी एक तानाशाह के तौर पर जिसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोला जा सकता, यानी पार्टी का कार्यकर्ता उनके खिलाफ कोई भी थोड़ा सा भी विरोध ना झेले उस तरीके की पार्टी उनको बनानी पड़ेगी। और अगर वो बाला साहब ठाकरे की तरह पार्टी चलाना चाहते हैं तो फिर शिंदे के खिलाफ ये जो बयान बीजेपी के नेता मंत्री ने दिया है कि अस्तित्व को मिटा देंगे, ये साफ तौर पर पूरे शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को चुनौती है। दोस्तों अगर शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने जवाब नहीं दिया तो माना जाएगा कि शिंदे गुट का अपनी पार्टी में कोई कंट्रोल नहीं है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर यूजीसी के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति नाराजगी खुलकर सबके सामने आनी शुरू हो गई है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने अचानक से अपना इस्तीफा दे दिया। अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों बताया जा रहा है कि यूजीसी के इक्वेलिटी एक्ट और शंकराचार्य अभिमुक्तेशानंद सरस्वती के खिलाफ हुई प्रशासनिक कार्रवाई से वो नाराज चल रहे थे। उन्होंने इस्तीफे से पहले अपने फेसबुक अकाउंट पर इसको लेकर फेसबुक पर पोस्ट किया था। अब उनका इस्तीफा भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलंकार अग्निहोत्री ने लेटर उत्तर प्रदेश राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल जी को यह भेजा है और मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ राज्य के चुनाव आयुक्त को भेजा है। इसमें माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेशानंद के शिष्यों के साथ में स्थानीय प्रशासन के द्वारा मारपीट करने और यूजीसी रेगुलेशन 2026 का जिक्र करते हुए यूपी पीसीएस सेवा से इस्तीफा देने की बात कही गई है और पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया। ये बड़ी बात इसलिए है दोस्तों क्योंकि वो सिटी के मजिस्ट्रेट हैं और बरेली जैसे शहर के सिटी मजिस्ट्रेट के तौर पर एडीएम के तौर पर काम कर रहे थे, जो एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है। और ऐसे में इस इस्तीफे के काफी मायने निकल रहे हैं। कुल मिलाकर यूजीसी और शंकराचार्य से जुड़ा हुआ विवाद अब एक ऐसा बड़ा कारण बन गया है दोस्तों, जिससे भारतीय जनता पार्टी को आंख बंद करके यानी बीजेपी को अंधाधुन वोट देने वाले समाज के लोग अब बिखर कर बीजेपी को जमकर गालियां देने लगे हैं, खड़ी खोटी सुनाने लगे हैं। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और इस तरीके के जो इस्तीफे हो रहे हैं क्या ये आने वाले दिनों के अंदर एक बड़े आंदोलन के संकेत है? आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र को मजबूत करने यानी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर पार्टी को मजबूत करने के लिए कैराना की सांसद इकरा हसन के साथ में बैठक करके मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के साथ एसआईआर को लेकर चर्चा की है। दोस्तों इस मौके पर रालोद के कई सारे नेता समाजवादी पार्टी के सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आए। राष्ट्रीय लोक दल के युवा प्रदेश के सचिव राहुल सैनी के साथ में देश राज सैनी और मुन्ना सिंह उर्फ ब्रजभूषण सिंह और जय सिंह चेयरमैन के साथ साथ अनूप सिंह रोड और सैकड़ों की संख्या में रालोद के कार्यकर्ता और नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है, इसलिए जरूरी है कि राष्ट्रीय लोक दल और बीजेपी का जो गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बना है उसको सबसे पहले हराया जाए, शिकस्त दिया जाए। अखिलेश यादव ने कैराना की सांसद के साथ में यानी इकरा हसन के साथ में लोकसभा क्षेत्र के नेताओं के साथ में चुनावी समीकरण को लेकर, एसआईआर की प्रगति को लेकर और संगठन के मजबूती को लेकर चर्चा की है। इस मौके पर पूर्व सांसद तबस्सुम हसन भी मौजूद थी दोस्तों और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव
में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन 2024 से भी अधिक बेहतर रहेगा। अखिलेश यादव ने दावा किया कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति चाहती है। पीडीए की सरकार बनाने के लिए हम लोग पूरी तरीके से संकल्पित है। अखिलेश यादव ने दावा किया, आरोप लगाया कि भाजपा एसआईआर के बहाने एनआरसी लागू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब जनता सतर्क हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा नफरत की राजनीति करती है, जबकि समाजवादी पार्टी सद्भाव और विकास की राजनीति में विश्वास रखती है। बीजेपी समाज को तोड़ने का काम करती है, समाजवादी पार्टी जोड़ने का कार्य करती है। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्योंकि कैराना की सांसद इकरा हसन दिन रात इन प्रयासों में लगी हुई है कि कैसे राष्ट्रीय लोक दल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कमजोर किया जाए। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर रालोद पार्टी यानी राष्ट्रीय लोक दल, जो कभी किसानों की पार्टी और मुस्लिम समाज के हितों के साथ खड़ी रहने वाली पार्टी मानी जाती थी, आज बीजेपी के साथ में जाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और रालोद पार्टी का 2027 में सुपड़ा साफ हो जाए, इस तरीके के समीकरण सेट करने में लगे हुए हैं अखिलेश यादव, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर शंकराचार्य अभिमुक्तेशानंद सरस्वती के अपमान के मामले पर बरेली सिटी के मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे को लेकर शंकराचार्य का भी बयान आया है दोस्तों। शंकराचार्य ने इस दौरान कहा कि मैं अलंकार अग्निहोत्री की सराहना करता हूं। बता दें कि धरना स्थल पर सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे की खबर पढ़कर सुनाई गई और शंकराचार्य ने कहा कि प्रशासन की ओर से कुछ नहीं हो रहा है, उन्हें उल्टा बदनाम करने और अपमानित करने की साजिश चल रही है। शंकराचार्य लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक उनको सम्मान पूर्वक स्नान नहीं करवाया जाएगा, तब तक वो प्रयागराज में धरने पर बैठे रहेंगे, और अगर वो बिना स्नान किए हुए बिना नहाए वापस चले गए तो फिर कभी प्रयागराज या किसी भी धार्मिक स्थान पर आएंगे तो केवल आकर चले जाएंगे और कभी स्नान नहीं करेंगे। एक तरीके से विरोध जताएंगे। साथ साथ दोस्तों अब यूजीसी के मामले को लेकर दो अलग अलग तरीके के धड़े बढ़ रहे हैं। एक और यूजीसी के मामले पर सवर्ण समाज यानी जनरल कैटेगरी के नेताओं और अलग अलग पदाधिकारियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है और अलग अलग कोनों में विरोध देखने को मिल रहा है। बीजेपी के अंदर से, आरएसएस के अंदर से आवाजें उठ रही है, तो दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और बड़ा बयान देकर इस विवाद को लेकर नया तूल दिया है दोस्तों। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि यूजीसी का मकसद शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय था, लेकिन आज एससी एसटी और ओबीसी समाज के साथ खुला सुनियोजित अन्याय हो रहा है। विश्वविद्यालयों में आरक्षित पोस्ट पर जानबूझकर कोई नियुक्ति नहीं की जाती, उसको खाली छोड़ दिया जाता है। स्कॉलरशिप और फेलोशिप रोकी जा रही है और एडहॉक और गेस्ट फैकल्टी में आरक्षण को पूरी तरीके से कुचला जा रहा है। रोस्टर सिस्टम से छेड़खानी करके संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 की खुलेआम हत्या की जा रही है। जो लोग कल तक एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनो कहते थे, जात पात की करो विदाई, हम हिंदू भाई भाई के नारे लगवाते थे, हिंदू राष्ट्र की दुहाई देते थे, आज वही लोग यूजीसी में हिंदू के नाम पर एससी एसटी ओबीसी के हकों का विरोध करते हैं। सवाल सीधा है, क्या एससी एसटी ओबीसी हिंदू नहीं है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुलकर यूजीसी के नोटिफिकेशन का समर्थन किया है दोस्तों, और एक बड़ा तबका इस बात को लेकर डंके की चोट पर यूजीसी के विरोध करने वाले लोगों का विरोध कर रहा है कि वो सामाजिक न्याय के खिलाफ किसी भी उठती हुई आवाज का विरोध करेंगे। यानी यूजीसी का जो नोटिफिकेशन है वो एक तरीके से एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों के हित में है, और अब एससी एसटी ओबीसी समाज के नेता एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं कि कोई भी नियम में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अब भाजपा पूरी तरीके से फंस चुकी है। अगर यूजीसी नोटिफिकेशन वापस लिया गया तो फिर एससी एसटी और ओबीसी समाज के लोग मोर्चा खोलते हुए मैदान में उतरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया गया तो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर वोटर और आंख बंद करके वोट देने वाले जनरल कैटेगरी के लोग बीजेपी का बॉयकॉट करने पर उतारू हो चुके हैं। तो ऐसे में बीजेपी दोनों तरीके से फंसी पड़ी है दोस्तों। इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी जातीय जनगणना के साथ साथ कई और मुद्दों को लेकर सरकार के इरादे पर संदेह जताया है। कांग्रेस पार्टी के संचार प्रभारी और पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने तत्काल सरकार से इस मामले पर संवाद शुरू करने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने हालिया जनगणना से पहले चरण से संबंधित 33 सवालों की लिस्ट जारी होने के बाद केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। पार्टी का कहना है कि उनकी तेलंगाना की सरकार जो इसके लिए तरीका अपनाई हुई है, सरकार को उसी तरीके पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का जातीय जनगणना को लेकर जो सवाल है वो काफी गंभीर है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने जनगणना 2027 के फेज 1 को लेकर यानी अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच होने वाले हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं दोस्तों। पार्टी का मानना है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। प्रश्न 12 में पूछा गया है कि क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर अन्य श्रेणी से संबंधित है, जबकि ओबीसी और सामान्य श्रेणी के बारे में यह स्पष्ट रूप से नहीं पूछा गया है। ऐसे में जब जातीय जनगणना को जनगणना 2027 का हिस्सा बनाया जाना है, तब प्रश्न 12 मोदी सरकार की वास्तविक मंशा और एक व्यापक, निष्पक्ष और देशव्यापी जातीय जनगणना के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े करता है। यानी ओबीसी समाज को लेकर जो सवाल नहीं पूछा गया तो आखिर कैसे पता चलेगा कि कोई परिवार ओबीसी समाज है। ऐसे में दोस्तों आप लोग की क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें
यूपीएससी के एग्जाम में टॉप करने वाली टीना डाबी की ओर से बीते दिन एक झंडा फहराने का कार्यक्रम किया गया दोस्तों। लेकिन टीना डाबी को लेकर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जातिवादी मानसिकता के लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू किया, इसे लेकर काफी नाराजगी देखने को मिली। आपको बता दें कि झंडा फहराने के बाद कैमरे की ओर देखती है टीना डाबी। इस बात को लेकर एक माहौल बनाया गया और दावा किया गया कि टीना डाबी को यह भी नहीं पता कि झंडा रोहन करने के बाद यानी झंडा फहराने के बाद कैमरे की तरफ नहीं, लेकिन जिस तरफ राष्ट्रीय गान चल रहा है उस तरफ देखा जाता है। राष्ट्रीय गान बच्चे गा रहे थे दोस्तों। कुल मिलाकर ये छोटा सा मिस्टेक है जो कोई भी कर देता है और इस तरीके के मिस्टेक को लेकर लोग अमूमन इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्योंकि टीना डाबी दलित समाज से आती है दोस्तों और उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम टॉप किया हुआ है, तो ऐसे में जातिवादी मानसिकता वाले लोगों के लगातार निशाने पर रहती है। इससे पता चलता है कि टीना डाबी और कई सारे आईएएस बड़े अधिकारी जो एससी एसटी ओबीसी समाज से आते हैं दोस्तों, उनके छोटे से मिस्टेक को बड़ा करके जानबूझकर दिखाया जाता है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जानबूझकर टीना डाबी को ट्रोल करने की कोशिश की गई, इससे पता चलता है कि देश के अंदर किस तरीके की जातिवादी मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं दोस्तों। और अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इस पूरे मामले पर चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें भारत के 77वें गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के मौके को लेकर परेड में लोकसभा के नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे और राहुल गांधी की मौजूदगी एक कैमरे में कैद होती है। दरअसल दोस्तों एक वीडियो सोशल मीडिया पर आता है जिसमें दिखते हैं राहुल गांधी बैठे हुए, लेकिन राहुल गांधी की जो सीट है उसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़ा किया। यानी भाजपा वाले बोलते हैं कि राहुल गांधी चाहे इंडिपेंडेंस डे हो यानी 15 अगस्त हो या फिर रिपब्लिक डे हो 26 जनवरी हो, इन कार्यक्रमों में नहीं आते और इन कार्यक्रमों का अपमान करते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी इन कार्यक्रमों में जाते हैं दोस्तों तो उनको बैठने के लिए 5वीं 6ठी लाइन की कुर्सियां दी जाती है। यानी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो एक कैबिनेट मंत्री के पोस्ट इतना ओहदा रखते हैं, उनको आगे की सीट मिलनी चाहिए कैबिनेट मिनिस्टरों के साथ में, लेकिन राहुल गांधी को 5वें 6ठे रो में बिठाया जाता है। इसी बात को लेकर कांग्रेसी नाराज नजर आते हैं और एक बार फिर से कांग्रेस के लोगों ने आपत्ति जताई है। राहुल गांधी को एक बार फिर से पीछे की पंक्ति में बिठाया गया। कांग्रेस के सांसद ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं देश के अंदर सारी परंपराओं को समाप्त कर दिया गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मुख्य विपक्ष के नेता को सरकारी समारोह में दूसरे या तीसरे लाइन में बिठाया गया हो, बल्कि और पीछे ये लोग बिठा देते हैं। पहले फ्रंट लाइन पर विपक्ष के नेता बैठा करते थे और पुरानी तस्वीरें भी दिखाई गई जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और लाल कृष्ण आडवाणी नेता प्रतिपक्ष होते थे तो उनको कैबिनेट मंत्रियों के साथ में आगे फ्रंट की सीट में बिठाया जाता था। जबकि राहुल गांधी को जहां बिठाया गया है दोस्तों उनसे आगे शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी बैठी हुई है। अब शिवराज सिंह चौहान तो कैबिनेट मंत्री है, लेकिन उनकी पत्नी कौन सी कैबिनेट मंत्री है जो उनको शिवराज सिंह चौहान के बगल में सीट दी गई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जानबूझकर राहुल गांधी को ऐसे समारोह के अंदर अपमानित करने की कोशिश की जाती है, फिर राहुल गांधी ऐसे समारोह में नहीं जाते, तो फिर भाजपा वाले कहते हैं कि राहुल गांधी देश की उन्नति नहीं देख सकते। आप लोग इस पूरे मामले पर दो तरीके के दोगलेपन पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर 2025 के विधानसभा चुनाव में खेसारी लाल यादव छपरा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जीत नहीं सके। इस चुनाव के दौरान बीजेपी के नेता रवि किशन शुक्ला की ओर से विवादित बयान दिया गया था और खेसारी लाल यादव को लेकर बीजेपी के नेता एकदम पीछे पड़ गए थे दोस्तों। खेसारी लाल यादव कहते हैं कि अब इस पूरे मामले पर जवाब देते हुए कि एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं बड़े भाई जिनका नाम रवि किशन जी है, वो कहते हैं कि पहले यहाँ पैर की ओर इशारा करते हुए कि पैर छूता था, अब यहाँ छूता है, बाद में कहाँ छुएगा कुछ पता नहीं है। एक तरीके से दोस्तों अब शब्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, हालांकि पूरे शब्द नहीं बोलते लेकिन लोग समझ जाते हैं। इसके बाद खेसारी लाल यादव ने कहा कि उन्होंने ये विवादित बयान दिया। शुक्र मनाइए कि आपका सम्मान करने वाला आपका भाई, यहाँ तो आजकल बेटा अपने बाप का पैर नहीं छूता और मुझे पैदा करने वाले का नाम श्री मंगरू यादव है, तो आप बाप मत बनिए। मानता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बाप हो गए आप। खेसारी लाल यादव ने आगे कहा कि एक शब्द बताऊं मैं आप सबको, हमें घेरने की हमें बदनाम करने की हर रोज तैयारी होती है। महफिल तुम्हारी होती है पर चर्चा हमारी होती है। महफिल उनकी होती है लेकिन पूरी रात खेसारी लाल यादव की बातें होती रहती है। यानी खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे, लेकिन बड़ी बात यह थी दोस्तों कि वो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पूरी तरीके से अपनी दूषित मानसिकता से ग्रसित होते हैं और वे लोग खेसारी लाल यादव को टारगेट कर रहे थे और जिसे बिलो द बेल्ट हमला कहा जाता है उसी तरीके से कर रहे थे दोस्तों। यानी उनके काम को लेकर सवाल उठाया जाता या फिर उनके विजन को लेकर सवाल उठाया जाता तो माना जाता, लेकिन उनको लेकर विवादित बयान दिया गया। यानी खेसारी लाल यादव को अपशब्दों से संबोधित किया गया और इसके लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव का भी इस्तेमाल किया दोस्तों। यानी यादव समुदाय के लोगों को टारगेट करने की कोशिश की गई। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि खेसारी लाल यादव ने जवाब एकदम सही दिया है तो लिखेगा जरूर साथ साथ। यूजीसी को लेकर चल रहे चर्चा के बीच एक बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। यूजीसी को लेकर एक दावा करते हुए बताया गया कि यूजीसी के जो अध्यक्ष हैं वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, पंडित विनीत जोशी। ऐसे ही यूजीसी में जिस कमेटी ने यह फैसला लिया कि यूजीसी का नोटिफिकेशन में बदलाव किए जाएंगे और नए नियम लेकर आए जाएंगे, उस कमेटी में जो लोग मौजूद थे दोस्तों उनके नाम के सहित बताया गया है कि ब्राह्मण और भूमिहार 9 लोग थे, राजपूत समुदाय से आने वाले 2 लोग और एक वैश्य और 2 कायस्थ समाज के लोग थे। सामान्य वर्ग अन्य जगह पर ओबीसी माने जाते हैं, ऐसे 3 लोग थे और ओबीसी मराठा समुदाय के लोग 8 थे और ईसाई
ईसाई मुस्लिम समुदाय के लोग 2 और एससी समाज के लोग 2 और एसटी समाज के लोग 2 थे। तो टोटल यहाँ पर भी जिन लोगों ने फैसला लिया है दोस्तों उनमें ज्यादातर जनरल कैटेगरी के लोग हैं, बल्कि बहुतायत में है। तो अब पूछा जा रहा है कि इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने इंदौर में दूषित पानी को लेकर वार्ड अध्यक्ष की मौत को लेकर एक नया दावा किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बताते हैं जीतू पटवारी की काफी दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इंदौर के अंदर दूषित पानी यानी गंदे पानी के कारण कांग्रेस पार्टी में उनके साथी और भागीरथपुरा के पार्टी के वार्ड अध्यक्ष राजा राम बैरासी का निधन हो गया। यानी एक वार्ड का मेंबर भी गंदे पानी के कारण मारा गया है। दोस्तों यानी किस लेवल पर यह त्रासदी हुई है ये जाना जा सकता है। 75 साल के थे वार्ड के अध्यक्ष जिनकी मौत हुई है। जितेंद्र यानी जीतू पटवारी की ओर से ये जो आरोप लगाए गए हैं इस पर अभी तक बीजेपी सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। स्थानीय प्रशासन भी चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। वहीं पर दोस्तों असम के सीएम का कबूलनामा एसआईआर का नाम पर मुस्लिम समाज के लोगों को यानी असम में बीजेपी के लोग मुस्लिम समाज के लोगों को मियां समाज के लोग बोलकर चिढ़ाते हैं। दोस्तों उनके खिलाफ आया है। बीजेपी के नेता ने एसआईआर को लेकर कहा कि एसआईआर को लेकर कोई विवाद नहीं है। किन हिंदुओं को नोटिस दिया गया है, किन असमिया मुसलमानों को नोटिस दिया गया है। नोटिस सिर्फ मियां और ऐसे लोगों को दिया जा रहा है, वरना ये लोग तो हमारे सिर पर नाचेंगे। यानी मुस्लिम समाज के लोग, खासकर जो मियां समाज जिसे बोलते हैं भाजपा वाले और घुसपैठी बताते हैं, उनको नोटिस दिया जा रहा है। इससे पता चलता है दोस्तों कि एसआईआर का दुरुपयोग किस लेवल पर हो रहा है। और एक मुख्यमंत्री इस बात का दावा कर रहा है कि मियां समाज के लोगों को परेशान, मुस्लिम समाज के लोगों को परेशान करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग को इस पर मुख्यमंत्री को या तो नोटिस भेजना चाहिए या फिर चुनाव आयोग को मानना चाहिए कि भाजपा का मुख्यमंत्री एकदम सही बोल रहा है और चुनाव आयोग को कोर्ट में जवाब देने के लिए तलब करना चाहिए। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जवाहर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।